एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहां पर दो लोग हमारे एमसी को पकड़ने के लिए आ गए होते हैं, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि जो लेफ्ट हैंड गार्डियन है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी समझ जाता है और उसे लगने लगता है कि यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि इस बंदे को लगता है कि पता चल चुका है और इसे मुझ पर शक होने में लगा हुआ है। और तभी उन दोनों से कहने लगता है ये जो जगह है वो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो मैं इस ऐसी जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। और खासकर मैं तुम दोनों सीनियर्स को तो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करने वाला ब्रदरली हूँ। यह बात सुनने के बाद वो उस बंदा सरप्राइज होने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में लेफ्ट हैंड गार्डियन को अपनी नजरों में कुछ भी नहीं समझते हो और तुम उनकी बातों को नहीं मानोगे। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला बंदा भी यही कहने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ इस इन्वेस्टिगेशन में जहां पर जो जाओ गांगी है वो पूरी तरीके से डिसअपेयरेंस हो गया था, उसकी इस डिसअपेरेंस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें तुम्हें कोऑपरेट करना होगा हमारे साथ। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि जो ब्रदर जो है वो इस तरीके से अचानक से गायब हो गए हैं, लेकिन अगर वाकई में आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं तो तुम्हें मुझे अपने चीफ का टोकन दिखाना होगा। बस तुम इसलिए मुझ पर सस्पेक्ट करने में लगे हुए हो कि तुम्हारे उस ब्रदर के साथ मेरी फाइट हुई थी, तो तुम मेरे बारे में गलत सोचने में लगे हुए हो। यह बात सुनने के बाद वह दोनों के दोनों गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कुछ ज्यादा ही गुस्से होते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, तो फिर दूसरा बंदा उसे रोकता है और अपने सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते अभी। लेकिन जब वो उतना गुस्सा होता है तो हमारा एमसी भी उसके मजे लेते हुए उससे कहने लगता है क्या क्या मुझ पर अटैक करना चाहते हो, करो करो, चलो देखते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझ पर अटैक करने के बाद तुम्हें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम इस वक्त सेक्रेटरी लीडर के डिसिपल पर अटैक करने में लगे हुए हो और उसे चोट पहुंचा रहे हो, तो तुम्हें इसका अंजाम भी पता होना चाहिए कि तुम किस पर अटैक कर रहे हो। जब हमारा एमसी इसे इतनी गंदी तरीके से धमका देता है तो वो कपकपाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता, और कुछ ना कर पाने के कारण उन दोनों को वहां से जाने लगता है और वो अपने साथी को लेकर वहां से जाने लगता है। और इस सारी की सारी सिचुएशन को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो लेफ्ट हैंड गार्डियन है लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें सेक लीडर के रेजिडेंस का यानी कि उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी उस सेक्ट लीडर के पास पहुंच जाता है और उसका सेक्ट मास्टर उससे पूछने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में समझ चुका हूँ और उन लोगों को वार्न करने के लिए मैं किसी न किसी को भेज दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये जुओ गांगी की जो डिसअपेयरेंस है उसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमारा एमसी बिना हिचकिचाए मना कर देता है। यह बात सुनने के बाद जो सेक्टर मास्टर होता है मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बात में सेंस तो बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जी हुए वो कितने ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो जाओ गांगी जांगबो और वांग जियान के साथ एक समय पर नहीं निपट सकता। और ये तो हमारे लिए वाकई में इनक्रेडिबली रेयर वाली बात है कि इस तरीके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इतना ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं ट्रेनिंग में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। और तभी जिस कप में वह चाय वगैरह पी रहे होते हैं टी वगैरह पी रहे होते हैं वो नीचे रखते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इस समय पर बाहर जाने के बारे में सोचना ही मत, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अंदर रहने की कोशिश करना जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो जाती। और ये जब बात हमारा एमसी समझ जाता है और कहने लगता है कि जी मास्टर मैं समझ गया। और तभी उसका मास्टर खड़ा होता है जब एमसी को जाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेंटली तैयार होना होगा उस डिसिपल सिलेक्शन का जो टूर्नामेंट आने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, उसमें सिलेक्ट होने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि वहां पर कुछ हो गया है क्या मास्टर। तभी उसका मास्टर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि जो ली यांग यिंगरू के बारे में बात है, जो हॉल लीडर जो हेडक्वार्टर का जो हॉल लीडर है उनका बेटा है, जो कि यहाँ पर बेस्ट डिसिपल के टाइटल के लिए compete करने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो 3 चीफ्स है यहाँ के उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया है इस बंदे को, और अगर लेफ्ट हैंड गार्डियन भी ने भी इनका साथ दिया, इस बंदे का साथ दिया, तो ये हमारे लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड गार्डियन है वो ऑलरेडी एल्डर निये को अच्छी तरीके से जानते हैं और तुम्हारे जो चांसेस है जीतने के वो थोड़े कम हो जाएंगे, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा और इसलिए मैं लियू यांग से पूछूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तान चाओफेन और क्वीन यू से भी, ताकि वो तुम्हें नॉमिनेट कर, और तुम्हें इस मौके का फायदा अपने अनुसार उठाना होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा मास्टर, और इस बात के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें टाउन को इंगित दिखाया जाता है डॉग्स का, यहाँ पर कोई बोट वगैरह या फिर कोई शिप वगैरह वहां से निकलती है और सामान उतरता है वाटर रूट से, और जहाँ पर सभी के सभी लोग किसी का इंतजार करने में लगे हुए होते हैं और हमारा एमसी भी उधर इंतजार कर रहा होता है। और करते करते मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि एक ऐसा फिगर आने वाला है इस डिसिपल सिलेक्शन के लिए जो कि एल्डर निये हैं, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें उस ये रंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने ही साथ कई सारी दोस्तियां बढ़ाने में लगा हुआ है और जान पहचान बढ़ाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर शाओ यांग आता है और उससे कहने लगता है कि जिंगयू, ये बंदा जो सामने सैल्यूट करने में लगा हुआ है दूसरों को और जान पहचान करने में लगा हुआ है, ये और कोई नहीं बल्कि मैं यही ली यिंगरू है, जो कि तुम्हारे साथ compete करने वाला है बेस्ट डिसिपल के टाइटल के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे पता है। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि वह आ गए वह आ गए, और तभी पे ली यंगरू वहां पर आता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम जरूर ही जूनियर ब्रदर भाई होगे,
तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जवान हो। तुम जैसे सिर्फ छोटे टाउन जाने की कोई जैसे टाउन जैसे लोगों में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, क्योंकि इस बारे में मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम जैसे ब्रेड को भी इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा इस सेक्ट के द्वारा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें बेटर रहेगा कि तुम इस चांस पर गिव अप कर दो, तो वरना तुम किसी बच्चे की तरह जब हार जाओगे ना, तो बच्चे की तरह रोना पड़ेगा तुम्हें। और वो हमारे एमसी को धमकाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी भी एक नंबर का कमीना है, कमीना। और वो भी कहने लगता है कि अगर मुझे ध्यान ध्यान अच्छी तरीके से याद आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे 4 प्लेसेस हैं इस पूरी की पूरी वुजियांग काउंटी में जहाँ पर तुम नॉमिनीज कर सकते हो, जहाँ से नॉमिनीज आने में लगे हुए हैं। और तुम पूरे के पूरे वुजियांग काउंटी में टॉप 4 पर भी नहीं आए, और तुम जहाँ पर जो छोटी मोटी जगह पर आने में लगे हुए जो कि क्विंगी टाउन है, और हिम्मत दिखाने में लगे हुए दूसरों को मोक करने की, जाने गुस्सा दिलाने की, इस छोटे से टाउन में आने के बाद अपनी दादागिरी दिखा रहे हो मुझको। जब ये बात इसकी सारी की सारी पोल खुल जाती है तो ये नांगरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घबराने लगता है, क्योंकि सिर्फ पसीने छूट जाते हैं। इसकी पोल जो खुलने वाली है, क्योंकि अपनी दम से सिर्फ कमजोरों पर ही दिखा सकता है। और सभी के सभी लोग ये बात सुनने के बाद हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ जो ली यांगरू होता है वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं बस भुजिया कांटी है, मैं उस लोगों को पसंद नहीं करता, और तो और मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं तुमसे नहीं हारने वाला। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए, वो भी अपने आप से। और जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से कोई चिल्लाने लगता है कि वह आ गए, जो शिप है वो जल्दी से यहाँ पर आ चुकी है, सभी लोग सावधान हो जाओ। और अगले ही पल उस शिप में से हमें किसी बंदे को उड़ते हुए दिखाया जाता है, पता नहीं कौन से हीरो की एक्शन दिखा रहा है, और वो बंदा पानी पर चलने लगता है और ऐसे मक्खन माफिक छलांग लगा रहा होता है कि जैसे कि भाई कोई पत्थर तैर जा रहा हो तैरते हुए, और वो उस पानी पर जंप करते करते बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद जो सेक्ट लीडर होते हैं उसको कहने लगते हैं कि आपकी स्किल तो वाकई में बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। और वो सेक्ट मास्टर होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं कि एल्डर नहीं है, मैं आपका इंतजार करने में लगा हुआ था, हम ही नहीं बल्कि मैं सभी लोग आपका इंतजार करने में लगे हुए थे। अब हमें यहाँ से रेस्टोरेंट पर चलना चाहिए, एल्डर नहीं है, वहां पर हम बैठकर आराम से ड्रिंक करेंगे जब तक हमारा मन ना बढ़ जाए। ये बात सुनने के बाद एल्डर नहीं हंसते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो सेक्ट लीडर लियो, मैं काफी समय से इंतजार करने में लगा हुआ था ताकि जो टाइन क्विंगी है यहाँ की वाइन को मैं चख सकूं, क्योंकि यहाँ की जो वाइन है उसका ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है। लेकिन हम उसका इंतजार थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं हम उस काम को निपटा देते हैं। और जो रूल्स हैं सेक्ट बेस्ट डिसिपल को सिलेक्शन के लिए, सबसे पहले हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। और जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और मैं उनसे डायरेक्टली जाकर मिल लूंगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारे सेक्ट लीडर होते हैं वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है और ली यांगरू की तरफ देखने लगता है, और उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए इससे कहने लगता है कि यहाँ पर जो है 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बार टाउन क्विंगी से आने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इनमें से एक तो मेरा डिसिबल है जिसका नाम बाय जीयू है, और दूसरा हॉल लीडर ली का बेटा है जिसका नाम ली यंगरू है। जैसे एल्डर ये ली जून के बारे में सुनता है तो वो काफी सरप्राइज होते कहने लगता है कि जी ली जोन्स का बेटा है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ली यंगरू उस पर कूद पड़ता है और खुशी खुशी उससे कहने लगता है कि जी हाँ मैं ही हूँ उनका बेटा, और मैं एल्डर नियो को ग्रीट करता हूँ, मैं ली यंगरू हूँ। और इस तरीके से जब वो इनिशिएटिव ले रहा होता है तो सभी के सभी लोग शांत हो जाते हैं, और तभी एल्डर नियो थोड़ा सोचते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अब आप यहाँ पर मुझे 2 कैंडिडेट्स मिल चुके हैं, और दोनों कैंडिडेट्स को बराबर बराबर नंबर के लोगों ने नॉमिनेट किया है हुआ है। तो इस मैटर को सॉल्व करना वाकई में बहुत ज्यादा आसान है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में हमें लड़वाना है, और जो भी जीतेगा वो बेस्ट डिसिपल बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद जो ली यंगरू होता है उसे तो हमारे एमसी की पावर के बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं है, और वह कहने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो जूनियर ब्रदर। और हमारा एमसी भी एक नंबर का कमीना है, वो भी कहने लगता है कि चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिजल्ट होता है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी एल्डर नहीं अनाउंस कर देते हैं अब, जबकि दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन है। तो जो बेस्ट डिसिपल को जो टाइटल है इस क्विंगी रीजन का, वो 3 दिन बाद डिसाइड होगा इन दोनों के बीच के फाइट होने के बाद। और जो सेक लीडर होता है वो भी इस बात से एग्री हो जाता है। तभी जो ली यंगरू होता है उससे कहने लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग जो डिसीजन है वो एल्डर निये पे छोड़ देंगे। यहाँ पर इस सिचुएशन को सारी होने के बाद ली यंगरू मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो बाय जी हुई है वो मुझसे 3 साल छोटा है, भले ही वो कितना भी पावरफुल हो, आखिरकार मुझसे पावरफुल तो नहीं हो सकता ना। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि मैं जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है वो चीफ्स है यहाँ के, जिनका स्टेटस इससे बहुत ज्यादा है। तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मैं पक्का जीतने वाला हूँ इस बेस्ट डिसिबल के टाइटल को। और मन ही मन में हमारे एमसी को गालियां दे रहा होता है, भला बुरा कहते हुए उससे कहने लगता है कि देखते हैं कि आखिरकार तुम अभी बहुत ज्यादा बनने में लगे हुए थे ना, एक बार मैं जीत जाऊं तब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा चेहरा रोते हुए कैसा लगेगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें मिंगजू रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग अपना दारू वारू पीने में लगे हुए होते हैं। भाई दारू वारू को तो पता नहीं, पर ड्रिंक व्रिंक करने में लगे हुए हैं और खाना पीना खाने में लगे और एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। और एंजॉय करते करते जो एल्डरनी है वो उससे कहने लगते हैं, मैं आप सभी को सच सच बताऊं तो मैं यहाँ पर एक और काम से आया हुआ हूँ और मैं आप सभी से एक फेवर चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर है वो सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि क्या मैटर हुआ एल्डरनी ये। तभी राइट हैंड गार्डियन उससे कहने लगता है कि हम आपकी मदद करने के लिए पूरा दम लगा देंगे, आप बस कह कर तो देखिए एल्डरनी।
तभी एल्डर न्यू उन सभी को बताने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग इस क्विंगी गांव के लोकल्स हो, यानी कि तुम यहाँ पर काफी समय से रहते आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में तो पता ही होगा कि जो डीमन आउटब्रेक यहाँ पर हुआ था से 6 साल पहले, उसके बारे में। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार जो एल्डर न्यू है वो उस स्नेक डीमन के इंसिडेंट के बारे में बात क्यों करने में लगे हुए हैं जो कि लियू गैंग टेम्पल पर हुआ था। तभी सेक्ट लीडर एल्डर न्यू की ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगते हैं कि सभी लोग इस बारे में जानते हैं, तो आखिरकार आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर आने का कारण क्या है और इससे क्या लेना देना है इस जगह से एल्डर न्यू। तभी एल्डर न्यू उससे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं आप सभी को ये बोल लूं कि जो स्नेक डीमन है वो मरा नहीं है बल्कि मैं जिंदा है अभी भी। तो यह बात सुनने के बाद वो शौक के शौक रह जाते हैं और उनका मुंह फटा फटा रह जाता है शौक के मारे। और इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है ये बात जब उसे पता चलती है। तो और चिल्लाते हुए सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि जो टाओइस्ट वो है उन्होंने खुद अपने हाथों से उस डीमन से निपटे थे। और तो और इतना ही नहीं बल्कि में जो गवर्नमेंट ऑफिस है उन्होंने भी इस बात का नोटिस लगा दिया है कि जो स्नेक डीमन है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। तभी एल्डर न्यू उसे एक्सप्लेन करते हैं और उससे कहने लगते हैं, लेकिन मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ उसके नोटिस के बाद भी क्या किसी ने वहां पर उस स्नेक डीमन की बॉडी को देखा है या खुद अपनी आंखों से या फिर उसे मरते हुए देखा है। और जो टाओइस्ट वो है उन्होंने सिर्फ उसे इंजर करने में कामयाब रहे थे उस स्नेक डीमन को बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से, जिससे पहले कि वो यहाँ से भाग सके उस कुएं में। और उस वक्त टाओइस्ट वू के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी कि वो उस डीमन का पीछा कर कर उसे मार सके, तो उन्होंने उस कुएं के अंदर उस डीमन को वहीं पर कैद कर दिया था ताकि वो सभी के सभी लोगों को शांत कर सके। और गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उन्होंने बस ये बात दूसरों तक फैला दी कि जो स्नेक डीमन को उसे मार दिया जा चुका है। और इस बात को टाओइस्ट वू ने कभी मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया। ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी उससे पूछने लगता है कि आप लोग हमसे क्या चाहते हो एल्डर न्यू, आपको इतनी ज्यादा बात घुमा फिरा कर कहने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कहिए। तभी एल्डर न्यू भी बड़े हरामी होते हैं और डायरेक्टली केयर पड़ते हैं कि हमें उस डीमन को मारना है और उसके अंदर जो कोर है उसे हार्वेस्ट करना है। मेरा एक टाओइस्ट फ्रेंड है जो कि उस कोर की मदद से अजूरा क्लाउड पिल्स को रिफाइन कर सकता है और यह पिल्स काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है उन कल्टीवेशन के लिए जो कि ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं अपनी कल्टीवेशन में। अब जबकि मैं काफी समय से एडवांस थर्ड लेवल पर थर्ड टायर पर बहुत ज्यादा समय से एक जगह पर स्टक हुआ हूँ या फिर आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सेकंड टायर पर असेंड करना चाहता हूँ। तो नेचुरल सी बात है जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है उसको रिवॉर्ड तो जरूर ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं है कि बिना रिवॉर्ड के कोई काम कर ले। यह बात सुनने के बाद हमारे लीडर उससे पूछने लगता है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो पिल्स हैं वो कितनी पिल्स यहाँ पर क्राफ्ट होने वाली है उस सिंगल डीमन कोर की मदद से। यह बात सुनने के बाद जो एल्डर न्यू उसे बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें कम से कम 7 से लेकर 10 तक ज्यादा से ज्यादा पिल्स बन सकती हैं। यह बात सुनने के बाद हमारा एल्डर जो सेक्ट लीडर होता है वो उससे कहने लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें उन पिल में से 5 पिल्स दे दीजिए एक बार रिफाइन हो जाए तो। और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो फ्लैश ब्लड है उस स्नेक डीमन की वो भी हम पर बिलोंग करेगी। और ये कहते कहते मन में सोचते हुए कह रहे होते हैं कि जो एल्डर न्यू मुझे नंबर बताने में लगे हुए हैं वह नंबर काफी ज्यादा कम है ओरिजिनल नंबर से, और इस वक्त हम लोग काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में पड़ जाएंगे अगर मैं इनसे इतना नहीं मांगता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर न्यू तुरंत एग्री हो जाते हैं और मन उससे कहने लगते हैं कि ठीक है लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें उस पिल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आपको स्पॉन्सर करने पड़ेंगे सेक्ट लीडर। ये बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी एग्री हो जाता है उससे। और ये सारी की सारी कन्वर्सेशन को जब बाकी के डिसिपल या फिर बाकी के स्टूडेंट सुनने में लगे हुए होते हैं तो वे मन में सोचते हुए कह रहे होते हैं कि हमारा जो हाथ है इन पिल्स तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारी किस्मत बाकी में जो अच्छी है क्योंकि जो सेक्ट लीडर है उन्होंने उस स्नेक डीमन के ब्लड एंड फ्लैश के बारे में उनसे मांगने की बारे में बात कर ली है। इतनी जो चीजें हैं वो भी हमारी कल्टीवेशन के लिए भी फायदेमंद रहेंगी, तो इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें भी फायदा मिलेगा। और जब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो वह लोग वहां से जाने लगते हैं। जब इनकी बढ़िया पार्टी वाड़ी चली रही होती है तभी हमारा एमसी वहां पर गुजरते हुए किसी चीज को नोटिस करता है, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है। उस बंदे को देखने के बाद वो कहने लगता है कि ये बंदा तो कुछ जाना पहचान लग रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं उसी गोस्ट हेड विलेज के थर्ड लीडर है जिसका नाम किंग कॉन्ग वू योंग है। आखिरकार ये बंदा हमारे इस क्विंगी टाउन में क्या करने में लगा हुआ है। जब हमारा एमसी इतना ज्यादा सरप्राइज होता है तभी सेक्ट मास्टर उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि क्या प्रॉब्लम होगी जी हुई है। लेकिन हमारा एमसी उसे मना करते हुए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब उसके मास्टर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगती तो वो मास्टर वहां से जाते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हमारे साथ चलो। और उसे देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बंदे का यहाँ पर आने का क्या मोटिव्स है, लेकिन मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मुझे इधर उधर नहीं जाना चाहिए परेशानी खड़ी करने के लिए। और नेक्स्ट सीन हमें उसे लियू गांग टेम्पल का दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हमें इस तरफ जाना है और वहां पर जितने भी आम लोग गुजरने में लगे हुए होते हैं एक डिसिपल बाहर निकलकर अनाउंस करने लगता है कि जो लियोयांग सेक्ट है यहाँ पर एक डीमन को सबड्यू करने वाला है, हराने वाला है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी लोग रास्ते से हट जाइए ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फालतू कैजुअलिटीज ना हो या फिर कोई इनोसेंट बंदा ना मारा जाए। और इतने सारे के अनाउंसमेंट करने के बाद वह लोग उस वेल के पास पहुंच जाते हैं, उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं जो कि उस पत्थर से ढका हुआ होता है। इससे हमें याद आता है कि इस पत्थर को तो हमारे एमसी नहीं रखा हुआ था ताकि वो इस वेल में
अपनी सारे के सारे सीक्रेट्स को छुपा सके। और सारी की सारी सिचुएशन को हमारे एमसी और शाओजैंग देख रहे होते हैं। तभी शाओजैंग हमारे एमसी से पूछ लगता है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जो स्नेक डीमन है इस पूरे के पूरे हमारे इस टाउन में, वो ये बात सच थी। ये कहानी तो मैं अभी तक सिर्फ झूठ समझ रहा था। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि प्रॉब्लली ये सच हो सकती है, और हमें नहीं पता, कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये सच है या नहीं, वो तो अभी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ उस वेल की तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिस स्टोन को मैंने इस वेल के ऊपर रखा हुआ था वो आखिरकार मूव कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या यहाँ पर मेरे जाने के बाद कोई आया था? अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता कि इस वेल के अंदर एक डीमन मौजूद है, यानी कि स्नेक डीमन मौजूद है, तो मैं कभी भी यहाँ पर इस वू हाउस से मिलने के लिए एग्री नहीं होता। तो इस बात को लेकर तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि उस बंदे की बॉडी को नहीं ढूंढ पाएंगे ये सभी के सब लोग, उस वू हाउ की बॉडी को। सही कहा ना मैंने? और ये सोचते सोचते उसके पसीने छूट रहे होते हैं, कहीं घबराने में लगा हुआ होता है, कहीं इसके राज खुल गए ना तो ये मारा जाएगा और सभी लोग इसे पकड़ लेंगे। और ये इतना सोचने में लगा हुआ होता है। तभी शाओजंग भी बोलता है और उससे कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्नेक डीमन है वो किस तरीके से दिखता है। अब जबकि उस स्नेक डीमन को पकड़ने के लिए यहाँ पर इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो हमारी जो विक्ट्री है, यानी कि हमारी जो जीत है, वो पक्की है। ये बात सोच सुनने के बाद हमारा एमसीयू समझाता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने गार्ड को इस तरीके से डाउन नहीं करना चाहिए। कभी भी तुम किसी भी चीज को कमजोर मत समझना, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना किसी भी चीज को। ये बात सुनने के बाद साउजेंग हमारे एमसी से कहने लगता है कि जब हमारी स्किल्स इस तरीके से है, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो हमें साइड लाइन पर खड़ा रहना चाहिए और अटैक नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं वो उस वॉल की, यानी कि उस कुएं की जानकारी लेने लगते हैं और देखने लगते हैं, और कहने लगते हैं कि ये जो कुआ है वो उसकी कंडीशन वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। इसको देखकर लगता है कि जो स्नेक डीमन है वो यहाँ से भागकर नहीं निकला है। तभी दूसरा एल्डर इसे सुनने के बाद कहने लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो टाओवेस्ट वू है, इस वेल को, यानी कि इस कुएं को अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट किया होगा। और तो और इस डीमन को यहाँ पर जो कैप्चर करने में ताकि कामयाब रहे थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने वहां पर उन अगरबत्तियों की मदद ली थी और तभी उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर से ट्रैप करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब जबकि जो ल्यूगंग टेम्पल है उसे अबंडन कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी इंसेंस को, यानी कि उस अगरबत्ती को जलाने वाला नहीं बचा हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि हम इसे ज्यादा देर तक कैद कर पाएंगे अगर इसे आजाद कर दिया तो। यह बात सुनने के बाद जो आम लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तभी दूसरा बंदा एक्सप्लेन करता है, उससे कहने लगता है कि जो बंदा है उसका नाम जियांग शेंग है और ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि कल्टीवेटर्स के बारे में उसे काफी ज्यादा नॉलेज हासिल है, और जो भी ये बंदा कहने में लगा हुआ है ये बात जरूरी सच होगी। दूसरी तरफ हमारे एमसी के पसीने छूटे रखे हुए होते हैं और वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इन लोगों ने कुछ भी ऐसा वैसा नोटिस नहीं किया है, ऑड वगैरह नोटिस नहीं किया है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। लगता है कि मैं गैस कर सकता हूँ कि जो वुहाओ की बॉडी है वो ऑलरेडी खाली जा चुकी है उस डीमन के द्वारा। तभी जो एल्डर होता है वो उस ऑफिशियल वाले, गवर्नमेंट ऑफिशियल वाले बंदे से पूछ लगता है, क्या जो स्नेक डीमन है वो अभी भी इस कुएं के अंदर है? तभी ऑफिशियल वाला बंदा उससे कहने लगता है, प्रोबेबली। अब जबकि यहाँ पर इसका ये घर है, ये कुआं ही इसका घर है, तो शायद ये इसे यहीं पर होना चाहिए। तभी सेक लीडर वहां पर अपना हाथ उठाकर उससे कहने लगते कि ये तो काफी अच्छी बात है कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए हमारे काम को। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि हमें सबसे पहले इलाइट लोगों को भेजना चाहिए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने गवर्नमेंट ऑफिस को भी इस बारे में नोटिफाई कर दिया है, और मैंने टाउन गार्ड के जो यांग है उन्हें भी, अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं तो इनाम के तौर पर कुछ देने के लिए वादा कर रखा है। ये वाकई में काम कर गया हमारे लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मल डिसिपल्स, वो वहां पर एक आइटम लेकर आने लगते हैं बैग में और कह रहे होते हैं कि जल्दी से लाओ सभी के सभी आइटम्स को। और इस पूरे के पूरे आइटम को, जितनी भी बोरियां भरी हुई होती हैं, बैग रखे हुए होते हैं, सभी के सभी जो भी आइटम होता है उस कुएं में गिराने लगते हैं एक एक कर। और जैसे ही वो आइटम उस कुएं में रिएक्ट करता है तो वहां पर धुआं निकलने लगता है, आग लगने लगती है, और सभी के सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जाता है वहां से। तभी जो एल्डरनी है वो हमारे सेक्रेटरी को एक्सप्लेन करते हैं, उससे पूछ लगते हैं कि तुम यहाँ पर रियल गार्ड का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो ताकि तुम उस स्नेक डीमन को बाहर निकाल सको, वो भी फोर्सफुली। सेक लीडर, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा दिमागदार निकले। ये बात सुनने के बाद सेक लीडर उससे कहने लगता है कि जो डीमन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे इतना भी स्ट्रांग हो, लेकिन रियल गार्ड से रेजिस्ट करना वो भी इतना ज्यादा पास, वो इसके नेचर में है कि अगर वो रेजिस्ट करेगा। और ये जो ट्रिक है वो बस छोटी मोटी ट्रिक है, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी पावर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा अगर हम इससे मारना चाहते हैं एल्डरनी। और जैसे ही वे रियल गार्ड यहाँ पर उस पानी के साथ या फिर उस वॉल में, उस कुएं में रिएक्ट होना चालू हो जाता है, तो वहां पर अजीब तरीके का धुआं निकलने लगता है और तभी उस कुएं में एक जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके के साथ वह जो स्नेक है वो बाहर निकलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है। और इसको देखने के बाद सभी के सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि ये डीमन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हमारा एमसी जब उसे देखता है तो वो उस मन में सोचते हुए उसे देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये तो वही स्नेक डीमन है। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक डीमन है। जितना मैंने सोचा नहीं था, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
और जैसे ही वो स्नेक डीमन बाहर आता है तो उसका साइज इतना ज्यादा होता है कि बाकी लोग उसके सामने बहुत ही जो छोटे लगने में लगे हुए होते हैं, और वो एक एक कर कर अपनी पूरी की पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। और इतना ही नहीं, जब वह अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कुएं से बाहर निकलता है तो सभी के सभी लोग इसको देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाते हैं, और खासकर सयाओजियांग उससे कहने लगता है कि ये क्या ये वाकई में वही डीमन है जिसे हम मारने वाले हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर ने ये सभी से अनाउंस कर देते कि तुम सभी के सभी लोग जाओ और इस बंदे पर अटैक कर दो। और वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं सभी के सभी लोग उस स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं ताकि वो उन्हें मार सकें। और जब ये सारी की सारी घटना को स्नेक डीमन देखने लगता है तो वह भी नहीं हार मानने वाला होता और वह भी अटैक कर पड़ता है। तभी जो एल्डर नी है, सेक लीडर और वो जो जो गार्डियन है वो भी वहां पर अटैक करने के लिए उसके घेर लेते हैं चारों तरफ से उस स्नेक डीमन को। और स्नेक डीमन भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने दांतों से जहर वाले जो बीम होती है वो निकालने लगता है, लेकिन एल्डर नी उसको डॉच करने में कामयाब रहते हैं। और जब उसका अटैक जिस जगह पर गिरता है तो वो जगह बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस निकलने पड़ती है और वो धुआं निकल रहा होता है उस जगह से। तभी एल्डर नी अपनी अजूरा लोटस स्नेक का अजूरा लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं उस डीमन को हराने के लिए, जो कि एक स्वॉर्ड स्किल होती है। और जैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर उस स्नेक पर स्टैब करते हैं तो वो बाकी के लोगों को भी ऑर्डर देने लगते हैं कि जल्दी से जाओ और इस स्नेक पर स्टैब करने लगो और सभी लोग मिलकर इस स्नेक को यहीं पर मार दो। जहां पर सेक लीडर पे पीछे नहीं हटते हैं और वो भी कूद पड़ते हैं उस स्नेक डीमन को मारने के लिए ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और जैसे ही होते हैं वो सभी के सभी लोग उसे हर पूरी की पूरी बॉडी पर उसको छेद करने लगते हैं, लेकिन जब उसे काटने की कोशिश किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा सख्त होती है, जिससे कि आम लोग इस जगह को बिल्कुल भी पेनिट्रेट करने में कामयाब नहीं रहते। और जब इतने ज्यादा अटैक्स उस स्नेक डीमन पर होने में लगे हुए होते हैं तो वो स्नेक डीमन हार नहीं मानता और वो जोर जोर से चिल्लाने में लगा हुआ होता है और अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करने लगता है, जिससे कि कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंच पा रहा होता है ढंग से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो एल्डर्स होते हैं वो उस पर चुपके से अटैक कर रहे होते हैं, वो भी अपने स्पेशल वेपन के साथ, जिससे कि उसकी बॉडी को वे काटने में कामयाब रहते हैं। और इतना ज्यादा पेन होने के कारण हमारा जो स्नेक होता है, स्नेक डीमन, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी पूंछ को यानी कि अपनी टेल को इधर उधर घुमाना चालू कर देता है, जिससे कि आसपास के जितने भी नॉर्मल एल्डर्स या इलाइट स्टूडेंट होते हैं वह जाकर उन पर लगता है अटैक उस स्नेक का, और वह लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि हमारा एमजी वहां पर दूर से खड़े हुए देख रहा होता है और कुछ महसूस करने लगता है। पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आने में लगी हुई है, और जब वो इस तरीके से ठंडी हवा आ रही होती है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि यह एक डिमोनिक स्पेल है, तो हम सभी को इस जगह इस स्पेल से सावधान रहना होगा। तभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने मैजिक स्पेल स्टोन एरोस का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि इसकी पीठ पर उसके पीछे अपनी एनर्जी से एक स्वॉर्ड बना लेता है और पत्थर से बनी हुई स्वॉर्ड वो उस डीमन पर छोड़ देता है। और जैसे ही वो पत्थर से बनी हुई स्वॉर्ड उस डीमन की तरफ जाती है तो वो डायरेक्टली उसके शरीर में जाकर घुस जाती है, जिससे कि उस डीमन को पेन होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो ऑफिशियल उसे उसका स्पेल इस्तेमाल करने से रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्नेक टाइम बिल्कुल चालाक निकलता है और वो अपने स्पेल को इस्तेमाल करने में कामयाब रहता है। और इतना ही नहीं, इस्तेमाल करने के बाद उसके जैसे इस्तेमाल करता है तो वहां पर कई सारे पोर्टल्स बन जाते हैं और उनमें से कई सारे स्किल्स निकलने लगते हैं और उसके स्केल्स इधर उधर गिरने लगते हैं, जिससे कि आसपास के स्टूडेंट मरने लगते हैं। यह देखने के बाद एल्डर ये चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ और पीछे हट जाओ। और तभी जो अटैक सेक्रेटरी की तरफ आ रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड से सबसे पहले तो उसके अटैक को वहीं पर दूर रिफ्लेक्ट कर देता है और सभी से कहने लगता है कि सभी के सभी लोग जो इलाइट डिसिपल्स हैं वो पीछे हट जाओ और इसके अटैक से बच जाओ सबसे पहले तो। और जब वह स्नेक उन सभी को पीछे हटते हुए देखता है तो वो डायरेक्टली उन पर अपने मुंह से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और जब वो उन पर अटैक कर रहा होता है तो एल्डर नी चिल्ला पड़ते हैं कि सेक लीडर आप जरा देख कर, वो आप पर अटैक करने वाला है। और सेक लीडर उस अटैक को नोटिस कर लेते हैं और जब वह स्नेक अपने सेक्ट मास्टर पर अटैक करता है तो वह सेक्ट मास्टर तुरंत उसे डॉच करने में कामयाब रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपना एक वेपन निकालते हैं और उस स्नेक को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इविल क्रीचर अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और उस वेपन से डिवाइन एंटेंगल स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली उस स्पीयर को उस डीमन स्नेक के सीधे मुंह में घुसेड़ देते हैं जब वह स्नेक उन्हें काटने की कोशिश कर रहा होता है तब। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो स्नेक है वो उस सेक्ट मास्टर को मुंह में निगल लेता है। और जब हमारा एमसी ये सब होते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन मन सोचते हुए कहने लगता है क्या जो सेक्ट मास्टर है उनका जो नया मूव था वो वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है, और मेरी जो गोल्डन सिल्क डैगर टेक्निक है वो इस टेक्निक से काफी ज्यादा कमजोर है और इनकी मास्टर की टेक्निक वाकई में बहुत पावरफुल। जब सेक्ट मास्टर अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी के स्टूडेंट भी यही कहने लगते हैं कि जैसा कि हमने अपने सेक्ट मास्टर से उम्मीद की थी। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस स्नेक की ऐसी तैसी हो जाती है और वो जोड़े जोड़े से चिल्लाना चालू कर देता है और इधर उधर मूव होने लगता है। और बाकी के जो लोग होती हैं इस सिचुएशन को देखने के बाद कहने लगते हैं कि यही हमारा अच्छा मौका है, अब हमें जल्दी से जल्दी जाकर इस स्नेक को पकड़ना होगा।
और इस मौके का फायदा उठाते हुए वह एक नेट उसकी तरफ ले जाते हैं और चारों तरफ से उसे घेर कर एक नेट में उसे फंसा लेते हैं, यानी कि उसे एक जाल में फंसा लेते हैं। और इस जाल में फंसाने के बाद वो स्नेक बहुत ही ज्यादा मूव करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्द हमें इसे पकड़ कर रखना होगा, हम ज्यादा देर तक इसे नहीं संभाल सकते। लेकिन किसी तरीके से उनकी ताकत कमजोर होने के कारण वह स्नेक उधर से मूव होने में कामयाब होता है और जो दूसरा लड़का उसे पकड़ा हुआ होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं ये मौका का फायदा उठाते हुए वह स्नेक डीमन अपने मुंह से वो गोले छोड़ने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। और वह जहरीले गोले जाकर सीधे उन डिसिपल्स पर सर पर जाकर गिरते हैं, जिससे कि उनकी स्किन जलने लगती है और वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और तभी मास्टर उसे देखता है तो वो एल्डरनीए से कहने लगता है कि जो स्नेक डीमन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल। अगर तुमने अभी हमारी मदद नहीं की तो अब यह लगता है कि हमें यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि जाना होगा बचकर। तभी एल्डरनीए अपनी जेब में हाथ डालते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मन में सोचते हुए एल्डरनीए कह रहे होते हैं कि उस समय पर जब टावेस्ट वू ने इस डीमन से फाइट की थी, उस समय पर वह यहाँ की पूरी वुजियांग काउंटी के रियर मास्टर थे, जो कि उस समय पर लेवल 7 के क्यूल कल्टीवेशन लेवल पर थे। और अगर जो स्नेक डीमन वाकई में उनसे भागने में कामयाब रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात जरूर होगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ते वाला कि हम यहाँ पर सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। अब जो मूव मैं करने वाला हूँ सारी की सारी सिचुएशन उस पर डिपेंड करती है। और तभी जो एल्डन ये होते हैं वो कुछ बना हुआ फेंकने लगते हैं, जैसे सोल प्रिजन चिल्लाते हैं। और तभी जो डिस्क उसकी तरफ फेंकी हुई होती है वो चमकना चालू हो जाती है और उसमें से कई सारे बीम्स निकलने लगते हैं, जो कि सीधे वो जो डिस्क होती है वो स्नेक डीमन के ऊपर जाकर चिपक जाती है और वहां पर एक लाइट या एनर्जी टाइप की चीज उस पर छोड़ने लगती है, जिससे कि उस स्नेक डीमन को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी उस पर गिरने लगी हुई होती है। और उसके दौरान वो उस रोशनी से बचने के लिए अपने पूरे शरीर को इधर उधर पटकना चालू कर देता है। और जब एल्डर ये उसका इफेक्ट देखते हैं तो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं मन में सोचते हुए, ये सोल प्रिजन है जो कि मैं कैपिटल की आर्मी से लेकर आया हुआ हूँ। ये एकदम परफेक्ट मैजिकल आइटम है इस तरीके की डिमन से निपटने के लिए। और इस चीज को हासिल करने के लिए मतलब उधार लेने के लिए वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत का सामना करना पड़ा था और कई सारे मिशन को कर कर पैसा कमाना पड़ता था। और हमारा अभी का जो मिशन है वो सारे के सारे इस पर डिपेंडेंट है और अगर अब अभी हम फेल हो गए तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तभी उस डिस्क पे दिखाया जाता है जो कि रोशनी छोड़ रही होती है उस स्नेक पर, लेकिन वो स्नेक बच नहीं पा रहा होता है और उसके जितने भी स्केल्स होते हैं वो अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो इस डिस्क को तोड़ सके। लेकिन जैसे वो स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है तभी भी देखता है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी उसको दबाने में लगी हुई होती है, जिससे कि वो स्नेक बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। और इस सारी की सारी सिचुएशन को जब हमारा एमसी देखता है तो वो काफी खुश होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस अटैक से जो डीमन है पूरी तरीके से कंप्लीटली सरप्राइज्ड हो चुका है और ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा मैजिकल आइटम है। और आखिरी में जो डिस्क होती है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट बीम छोड़ती है, जो कि डायरेक्टली उस स्नेक के ऊपर जाकर गिरती है। और वहां पर इतना बड़ा धमाका होने के कारण हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं होता है, कोई भी ठीक से देख नहीं पा रहा होता कि आगे क्या चल रहा है। और सभी के सभी लोग पीछे हो जाते हैं उस प्रेशर के कारण। और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग जैसे देखते हैं कि सामने एक बॉडी पड़ी हुई है और कुछ लोग उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने इस स्नेक के डिफेंस को तोड़ दिया है, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है। अब हम लोग भी जाने कि हम जैसे कमजोर लोग भी इस डीमन को मार सकते हैं, यही हमारा मौका है। और सभी के सभी लोग अपने वेपन लेकर उस स्नेक पर कूद पड़ते हैं ताकि वह उसे मार सके, काट सके, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा बड़ी रे के कारण भुन गई होगी और मुलायम हो गई होगी उसके आउटर पार्ट्स। लेकिन जब वह सभी के सभी लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं तभी अचानक से उस डीमन की आंखें खुल जाती हैं और वह डीमन अपने आप पास आते हुए लोगों को देखता है तो वो उसको मारना चालू कर देता है उन सभी के सभी लोगों को। और जिस जाल में उसे फंसाया गया था वो उससे निकलने में कामयाब रहता है। और जब वह सभी के सभी स्टूडेंट को मारकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो बाकी लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हमें इसे यहीं पर रुकना होगा, हमें इसे भागने नहीं दे सकते। और एल्डर नीए भी कूद पड़ते हैं बिल्कुल सुपरमैन की औलाद बन के। आई मीन सॉरी गाइस, वो मजाक मुंह से निकल गई, गलती से निकल गई यार, माफ कर दो। और तभी उड़ने की बैटमैन, हाँ बैटमैन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और डायरेक्टली बैटमैन बनकर उस स्नेक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह स्नेक अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। और एल्डर नीए अपनी टाइगर क्लॉ स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं और एक लाइट बीम छोड़ते हैं और वो लाइट बीम डायरेक्टली उस स्नेक के सर पर जाकर लगती है, जिससे कि उस स्नेक को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो पेन के मारे वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब हमारा एमसी और शेवजियांग इसको देखता है तो वो हमारे एमसी से कहने लगता है ये जो लाइफ है वो एक मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ है, जितने ज्यादा तुम्हारा हाई कल्टीवेशन लेवल होगा उतना ही ज्यादा तुम पावरफुल होगे। जब हमारा एमसी इसको देखता है सुनता है तो मन में सोचता हुआ कहने लगता है मैं इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इस स्नेक के मरने के बाद जो मुझे सोल एनर्जी मिलने वाली है वो मुझे बहुत मिलेगी और इस अपॉर्चुनिटी को, मौके को मैं किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा।
और वह इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो डायरेक्टली उसकी तरफ भगने लगता है। जब शेजुआंग उसको हमारे एमसी को जाते हुए देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है कि जी यूए आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो आखिरी सांसें गिरने में लगा हुआ होता है वह डीमन। और तभी सेक्ट मास्टर वहां पर आते हैं और एल्डर निये से कहने लगते हैं कि आप इस पर अपना लास्ट अटैक कीजिए, यह ऑनर आपको ही मिलना चाहिए। और एल्डर निये भी इस बात से एग्री हो जाते हैं। और तभी एल्डर निये अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे कहने लगते हैं कि इविल क्रीचर, हम लोग यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हुए हैं ताकि हम जो जिन लोगों को इनोसेंट लोगों को तुमने मारा है हम उन्हें इंसाफ दिला सकें तुम्हारे इस क्रूल अटैक से। और एल्डर ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक की वहीं पर गर्दन काट देते हैं और उस स्नेक के दो टुकड़े हो जाते हैं। और जब वह स्नेक वहां पर मारा जाता है तो सभी के सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहां पर बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम इसे फाइनली हराने में कामयाब रहे, हमें इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तभी वहां पर एक लड़की लेडी एल्डर होती है जो कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन सी वाली एल्डर है। वो कह रही होती है कि हमने इस बार वाकई में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज को झेला है। हमारे जो 4 डिसिपल्स हैं वो मारे जा चुके हैं और बाकी के इंजर्ड हो चुके हैं और हमें रिकवर करने के लिए जो लॉस हुआ है उसे रिकवर करने में काफी समय लगेगा। तभी वहां पर एक बंदा आता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में इसकी वर्थ है, कीमत है इसकी। जो डीमन कोर है और जो इसकी स्केल्स हैं, इसके टेंडोस है और इसकी जो फ्लैश है वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ हमारा एमसी इतना जैसे नजदीक आने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली यहाँ पर समय पर आने की या फिर समय पर आने में कामयाब रहा। और अगले ही पल उसके सोल एनर्जी के पॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो कि 500 एंड 2084 होते हैं। इसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आ गया, मुझे फ्री के इतने ज्यादा पॉइंट मिल चुके हैं जैसा कि मैंने एक डीमन से एक्सपेक्ट किया था। और सारी की सारी सिचुएशन निपटने के बाद बाकी के नॉर्मल स्टूडेंट सबसे पहले तो उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और टुकड़ों में बांटकर उसे ले जाने लगते हैं और पैक कर कर वापस से अपने सेक्ट में ले जाने लगते हैं। तभी हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि उसके कोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे इस डीमन का कोर मिल जाता है जो कि किसी कंचे के बराबर होता है। और जब एल्डर नियो को पता चलता है कि कोर मिल गया तो तभी वहां पर भगते हुए आते हैं चिल्लाते हुए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, रास्ते से हट बे, मुझे देखने दे पहले। और बाकी का जो स्टूडेंट होती है इसको देखने के बाद उन्हें विश्वास नहीं होता और वो पूछने लगती है, क्या बस इतनी छोटी चीज के लिए? ये चीज तो इतनी ज्यादा स्पेशल भी नहीं लगती। लेकिन हमारा एमसी जो देख रहा होता है वह आम लोग नहीं देख सकते और मन में सोचते हुए सभी हमसे बताने लगता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई पिटी वाली बात है कि जो ऑर्डिनरी पीपुल है वो इस डीमन कोर की जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस है और बहुत मात्रा में इसके अंदर है, वो इसे नहीं देख सकते। यहाँ तक कि जो लोकस्ट ट्री स्पिरिट का कोर मैंने हासिल किया था उस वक्त उस एल्डर के साथ मिलकर, उससे भी पावरफुल है ये कोर तो। तभी अगले ही पल हमें चोंगयन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी कल्टीवेट करने में लगा हुआ था मॉर्निंग के टाइम पर और उबासियां ले रहा होता है। और जब वह अपनी प्रैक्टिस को कर लेता है तभी वह एल्डर वहां पर आते हैं और उससे आकर पूछने लगते हैं, क्या लियांग सेक्ट ने वाकई में उस डीमन को जो कि ल्यूगिंग टेम्पल में मौजूद था उसे हंट कर लिया है क्या? उसकी यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस दद्दू से कहने लगता है कि हाँ वह एक स्नेक डीमन था। यह बात सुनने के बाद वह दद्दू काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अच्छा है, मेरे सर पर एक जो बोझ था ना वो कम से कम एक हट गया है। ऑल तो भले ही वो जो स्नेक डीमन था वो मारा जा चुका है किसी और के हाथों से, लेकिन मेरे मास्टर का जो बदला था ना वो आखिरकार पूरा तो हुआ कम से कम। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो टेम्पल कीपर है ल्यूगेंग टेम्पल के वो तुम्हारे मास्टर थे। तभी एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे मास्टर थे वह जिन्होंने उस स्नेक ड्यूमन को सबसे पहले डिस्कवर किया था और वही थे जिन्होंने उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन उस स्नेक डीमन के द्वारा उन्हें निगल लिया गया और हरा दिया गया। और जबकि जो तियांशी पवेलियन है वो हमें हमेशा नीचे समझा करता था अपने से, तो इस मौके का उन्होंने फायदा उठाया और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का जो ब्लेम है, जो इल्जाम है वो मेरे मास्टर पर लगा दिया उन लोगों ने। और तभी वे एक जेट स्लिप निकालते हैं और उससे कहने लगते कि बहुत हो गई हमारी बातें, बहुत हो गई चिट चैट हमारी। जो जेट स्लिप मैं तुम्हें देने वाला था, जो प्लंटरिंग थंडरिंग टेक्निक इसमें मौजूद है, वो मैं जैसा कि तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अगरबत्तियां भी लेकर आया हूँ। तुम्हारे तलिस्मान के बारे में क्या? तभी हमारा एमसी भी इस मौके का फायदा उठाता है और अपने कई सारे तलिस्मान निकालकर उस पर फ्लेक्स करने लगता है और कहने लगता है कि मैं भी तलिस्मान लेकर आया हुआ हूँ। और भाई इसकी आंखें जो होती हैं वो पैसों से भरी हुई होती हैं। काफी ज्यादा फायदा हो गया हमारे एमसी को इस मूवमेंट पर। और जब एक दूसरे के बारे में डिस्कस करने में लगे होते हैं उसकी प्राइस के बारे में, तभी वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर बार्गेन नहीं है कि मुझे और दो तलिस्मान। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है हमारा एमसी, अगर मैंने और ज्यादा दे दिया तो मुझे यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तभी वो बुढ़ा कहने लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम मुझे अभी दे देते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम पे दे दूंगा तुम्हें। खैर इन सब की बार्गेन तो चलती रहती है। तभी नेक्स्ट दिन हमें टाउन कुंगी का दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग बात करने में लगे हुए थे, क्या तुमने इसके बारे में सुना कि जो लियांग सेक्ट है उसने स्नेक डीमन को मार दिया है जो कि उस टेम्पल में छुपकर बैठा हुआ था काफी समय से। और जब इनकी सारी की सारी कन्वर्सेशन को वह सुन रहा होता है हमारा एमसी, तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसके जो शब्द हैं वो पूरे के पूरे टाउन में
जिससे कि हमने डीमन स्नेक को मारा था ना, उसकी जो बातें हैं पूरे पूरे टाउन में ऑलरेडी फैल चुकी हैं और लोग इसके बारे में बात करने में लगे हुए होते हैं। और तभी उसे कोई बुलाने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो उसकी आंटी होती है। तभी आंटी उससे कहने लगती है कि किसे इसके बारे में पता था कि यहाँ पर इस टाउन में एक डीमन छुप कर बैठा हुआ था। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी थी। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि जो लिये यांग सेक्ट है उन्होंने उससे निपट लिया है। तभी हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि अब जो पूरा का पूरा टाउन है वो शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। ये बात सुनने के बाद उसकी आंटी होती है वो उससे कहने लगती है कि शांति के साथ, क्या तुमने एक बारे में नहीं सुना इस बारे में कि कल की बात है, पूरे कल रात को ना सभी के सभी लोग गुयुन पवेलियन में अचानक से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारे गए थे और वहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं लौटा था। यहाँ तक कि जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेसमैन थे जो कि काम करते हैं वहां पर, जो ट्रेवल करने में लगे हुए थे, वह भी वहां पर मारे गए थे। एक बंदा जिंदा लौट कर नहीं आया। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि पूरा का पूरा हाउस होल्ड निपट गया। क्या ये वाकई में फिर से वह ली फैमिली थी जैसे कि कई सालों पहले ली फैमिली को पूरी तरीके से मास्केट कर दिया गया था, यानी कि 3 साल पहले, और निपटा दिया गया था। उसी तरीके से यहाँ पर फिर से इसको क्लीन कर दिया गया है, बिल्कुल किसी को ना पता चले ऐसा कुछ। अगर मैं वाकई में उस किंग कॉन्ग वू योंग से रेस्टोरेंट में मिला हुआ होता तो शायद इस मैटर से ये बंदा जरूर रिलेटेड हैगा। इसका कुछ तो रिलेशन जरूर है। और कुछ लोग खाना खाते हुए बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि पूरा का पूरा गुयुन पवेलियन एक रात में पूरी तरीके से गायब हो गया। ये कितनी ज्यादा ब्रूटल बात है। और तो और जो गुयुन पवेलियन था वो भी इनसेंसिबल था, वो अपने काम से काम नहीं रखा करते थे। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो डायरेक्टली गोस्ट हेड विलेज के साथ हेड टू हेड फाइट करेंगे। यहाँ पर दूसरे बंदा कहने लगता है कि जो गोस्ट हेड विलेज है वो हमेशा अपने पैसा उस सड़कों से कमाता है जहाँ से लोग गुजरते हैं। और तो और मैंने यह भी सुना है वहां पर उस रोड के बदले में उन्हें फीस देनी पड़ती थी, लेकिन जो गुयुन पवेलियन है उनके लोगों को उन लोगों ने कुछ लोगों को मार दिया था। ये बात सुनता है जब हमारा एमसी तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये घटना एक या दो बार नहीं हुई है, जो कि जबकि जो गुयुन पवेलियन है वो वहां से निकलने में, यानी कि गोस्ट हेड विलेज से, उसके इलाके से निकलने में बिना चोट के निकलने में कामयाब रहा था। तो आखिरकार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन लोगों ने वहां पर लोगों को मारा क्यों, जबकि वो आसानी से निकल सकते थे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारी की सारी घटना ली फैमिली के तीसरे बेटे के द्वारा हो रही है, जो कि ली जुन है, जिसने अभी अभी अपने इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास किया था प्रोविंशियल लेवल पर, और जल्दी वो एक पावरफुल ऑफिशियल बन जाएगा पूरी पूरी वुजिंग कंट्री का। और जब वो इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी उसकी आंटी उससे बुलाती और उससे कहने लगती है कि मैं अपने स्टॉल पर वापस जाने में लगी हुई हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी हमारा एमसी उसे बाय बाय कह देता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, खैर भूल जाओ, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो इस मैटर से दूर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी गोस्ट हेड विलेज की तरफ देखने में लगी हुई है। वे समझ चुके हैं कि यह घटना कैसे क्या हुई है। और जब वहां पर इतनी इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है तभी हमें एक नमूने को दिखाया जाता है कि किसी डॉग को वो लात मारने लगता है और उस डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, जो कि किसी पपी की तरह लग रहा होता है, वो ब्लैक कलर का। और तभी वह डॉग उस बंदे को पैर में काट लेता है, जिससे कि उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली उसके पेट में एक और जोरदार किक मार देता है, जिससे कि वह डॉग दूर जाकर गिरता है और जिससे कि वह जैसे ही दीवार से टकराता है तो उसे चोट लग जाती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार इस डॉग की परेशानी क्या है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है ये डॉग। और जब उस डॉग की ऐसी हालत हो गई होती तो हमारा एमसी से उसे देखा नहीं जाता और मन में सोचते हुए कह लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा इंप्रेसिव वाली बात है कि ये जो लिटिल डॉग है उसके पास इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहा है। वो इतना ज्यादा छोटा है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा हिम्मत, वाह मजा आ गया। ये जब उसके पास जाता है डॉग के तो उस डॉग में से इसे बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इस डॉग में से इतनी बदबू आ रही है, इसी कारण से वो बंदा इसे नफरत कर रहा था। सबसे पहले तो हमारा एमसी अपना क्लीनिंग तालिस्मान निकाल लेता है और वो डायरेक्टली उस डॉग पर इस्तेमाल करने लगता है उस तालिस्मान का। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है कि जहां पर उस डॉग को चोट लगी हुई होती है, और जैसे ही वो देखता है कि उस डॉग को चोट लगी हुई है तो उससे रहा नहीं जाता। वो अपनी गोद में उस डॉग को उठाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर पर ले जाऊंगा ताकि तुम्हें इस तरीके से और भी ज्यादा सफर या फिर कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम सर्वाइव कर पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए या फिर किसी भी तरीके का कोई भी पैसा खर्च नहीं करने वाला, ये तुम्हारी सेल्फ फीलिंग पर डिपेंड करेगा। तभी हमारे एमसी की नज़र ब्रदर ली हुएंग पर जाती है तो वो उन्हें बुलाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक इंतजार करवाया है क्या, आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी लियो यांग उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर भाई, मुझे पता था कि आप मॉर्निंग के समय पर यहाँ पर जरूर आओगे और इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और वह हमारे एमसी के हाथों में एक डॉग को देखता है। तो कहने लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हें डॉग्स वाकई में इतनी ज्यादा पसंद है, लेकिन आपके डॉग को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बियरली होल्ड कर बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो कभी भी मर जाएगा। तभी हमारा एमसी उसको देखता है, उससे कहने लगता है कि मैंने इन्हें सड़कों पर पड़ा हुआ देखा था तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तभी ब्रदर लियो हैंग हमारे एमसी से कहने लगता है कि खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए जो स्नेक डीमंस के जो फ्लैश थे जो कि मुझे सेक्ट मास्टर के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर बहुत मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जिससे कि तुम्हारी विटलिटी
और तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये जो सैक है, ये जो कपड़ा दिख रहा है वो तुम्हें देखने में बहुत ज्यादा छोटा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर कम से कम 50 kg का वर्थ मीट मौजूद है इसके अंदर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे घबराते हुए पूछने लगता है क्या ये चीज वाकई में खाने लायक भी है। ये बात सुनने के बाद ब्रदर लियो हैंग डायरेक्टली उसको बैग उसके हाथों में रखते हुए उससे कहने लगता है कि अगर कर क्या बात हो गई है, क्या तुम्हें स्नेक से इतना ज्यादा डर लगता है कि जो सेक्स लीडर है ये चीज स्पेशली तुम्हें भेजी हुई है? क्या तुम यहाँ पर ली यंगरू से बैटल नहीं करने वाले जल्द ही? ये चीज तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। और वो घबराते हुए कहने लगता है कि ठीक है मैं रख लेता हूँ इसको। और ये सब कहने के बाद ब्रदर लियो हैंग वहां से जाने लगते हैं, जिसको देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं स्नेक को खाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाए मुझे इससे डर नहीं है कि ये एक स्नेक है, बल्कि मैं प्रॉब्लम इस बात से है कि इस स्नेक डीमन स्नेक ने वुआओ की बॉडी को खाया था, जिसके जब मुझे याद आता है ना तो उल्टी आने लगती है सोचते हुए इसके बारे में। इसलिए मेरा मन नहीं है इसका इस्तेमाल करने का। और उसके बाद वो अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो ये डॉग के लिए एक व्यवस्था करता है और उसे एक छोटे से बक्से में लाकर रख देता है और उससे कहने लगता है कि जो जगह तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। और वह डॉग वहां पर आराम करने लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसके गर्दन पर एक लाल कलर का कपड़ा भी बांध देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। और वहां से जाते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मैंने इस बार की जो मिशन था इसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट सेक्ट के द्वारा जो मुझे मिले हैं मिशन कंप्लीट कर कलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे वहां पर जाना चाहिए और इन पॉइंट को एक्सचेंज करना चाहिए ताकि मैं कल्टीवेशन टेक्निक्स को सेक्ट के द्वारा जो मिलेंगी उन्हें हासिल कर सकूं। और तभी लिए यांग सेक्ट की ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी जब वहां से जा रहा होता है तभी यहाँ पर एल्डर टोंग आते हैं और शॉपिंग आता है। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हो। तभी शॉपिंग उससे कहने लगता है कि जीजू हुए तुम बिल्कुल सही समय पर आए हुए हो, हम लोग सिर्फ तुम्हें ही ढूंढने के लिए जा रहे थे। तभी शॉपिंग हमारे एमसी को समझाता है और उससे पूछने लगता है क्या तुमने अभी भी जो घटना हुई थी जो कि गुयन पवेलियन में हुई थी, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल सुना तो है। तभी शॉपिंग उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि इस मॉर्निंग जो टाउन के चीफ हैं वो हमारे सेक्ट लीडर से मिले और उन्होंने हमसे मदद मांगी है ताकि जो रिमेनिंग मेंबर है ना गोस्ट हेड विलेज के, हम उन्हें जाकर पकड़ सके। और इतना ही नहीं बल्कि में उसका जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है इस मिशन का वो भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि वो लोग सिर्फ उसे कैप्चर करने वाले हैं, बाकी के जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो शायद भाग चुके हैं यहाँ से काफी समय पहले। बल्कि में जो लोकल अथॉरिटीज है वे भी गोस्ट हेड विलेज से काफी ज्यादा डरते हैं, तो आखिरकार वे अचानक से उन्हें हंट क्यों करने लगे। ये बात सुनने के बाद एल्डर टोंग उससे कहने लगते हैं और बताने लगते हैं कि ये अभी की जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं, क्योंकि जो न्यू ऑफिशियल है वुजियांग काउंटी का वो ली जून है जो कि जल्दी यहाँ पर आने वाला है। और जो गुयुन पवेलियन है वो ली फैमिली का एक काफी सारे बिजनेस में से एक बिजनेस है और जो कि कुंगी टाउन में पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो चुका था। तो जो टाउन चीफ है वो इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर इस मैटर के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनकी जो पोजीशन है वो उन्हें इनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। शॉपिंग ये सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि जी तुम हमारे साथ चलोगे क्या? इस बार का जो मिशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तुम हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये लोग पहले से ही मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार है और इन्हें पता हुआ है कि कैसे क्या करना है मिशन के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें वुजियांग हार्बर यानी कि टाउन क्विंगी के एक रास्ते का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं और हमारे एमसी की टीम भी वहां से निकल रही होती है। और जब वे वहां से जा रहे होते हैं तभी जो एल्डर टोंग है उसे रोकते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक ट्रेवलिंग मर्चेंट है जिसका नाम वांग है, जिसे हम लोग वांग द फिफ्थ कहकर बुलाते हैं, जो कि यहाँ पर 7 सालों से काम करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से पूछने लगता है क्या उसके बारे में कुछ ऐसी स्पेशल बात है क्या? आखिरकार गोस्ट हेड विलेज के साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है? ये बात सुनने के बाद एडल्ट टोंग उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगते हैं कि आउटसाइडर्स के लिए ये तो बस एक रेगुलर मर्चेंट है, लेकिन असलियत में ये एक फेस रिपर है जो कि दूसरे के चेहरे को नोच कर अपने लिए एक नया चेहरा बना लेता है। जब ये बात हमारे एमसी और शॉपिंग को पता चलती है तो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी शॉपिंग कहने लगता है ये तो किंग कॉन्ग वू योंग का ब्रदर है ना, जो कि वू युआन है, जिसे हम फेस रिपर के नाम से भी जानते हैं। और तो और इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि इसकी जो फेटिश है वो दूसरे के चेहरों को निकाल लेना है, इसकी अलग ही तरीके की हॉबीज है। ये बात सुनने के बाद एल्डर टोंग उससे कहने लगते कि 3 साल पहले मुझे इसके ट्रेजर्स के बारे में पता चला। उस समय पर यह एक मर्चेंट का चेहरा पहना हुआ था जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उस समय पर, और मैंने उसको यहाँ पर फॉलो किया था और इस जगह के बारे में मुझे तभी पता चल गया था। और उस वक्त तो मैंने ज्यादा जल्दबाजी करने की नहीं दिखाई थी क्योंकि उस वक्त मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं था। अब जबकि जो लोकल अथॉरिटीज है वो उसे हंट करने में लगी हुई है और उसका जो रिवॉर्ड है वो भी स्वेट के सैक के द्वारा हमें दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है हमारा उन पर अटैक करने के लिए। और तभी वह लोग अंदर कूदना चालू करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि जो उसका 5th मास्टर है अब उसके पास ऐसी अथॉरिटीज है जिससे कि हमें सीरियस हो जाना चाहिए। अब जबकि अथॉरिटीज भी सीरियस हो चुकी है, अब हमें भी अपनी तैयारियां कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा। जब हमारे एमसी की टीम उन्हें घेर रही होती है चारों तरफ से, तो वो आपस में बातें करने में लगे हुए होते हैं। वो अंदर से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर, वो लोग बात करने में लगे और कह रहे होते हैं कि 5th मास्टर जो अथॉरिटी है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और हम तीनों के बारे में सर्च करने में लगी हुई है। हमारे जो 3rd मास्टर है वो अभी भी अंडर अरेस्ट में है, एक बार वह बाहर आ जाए
तो हम लोग यहाँ से निपट लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सेकंड मास्टर, हमारे जो सेकंड मास्टर वो जल्दी रास्ते में होंगे, पहुंचने वाले होंगे। हमें बस इतना करना है कि इंतजार करना है। एक बार हम लोग इस क्वीन टाउन से बाहर निकल जाए पहली फुर्सत में, तो हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और इनकी कन्वर्सेशन के दौरान हमारे एएमसी की टीम ने उन्हें ऊपर से छत से देखना चालू कर देते हैं। लेकिन जब वे छत पे जा रहे होते तभी शाओपिंग का पैर एक ऐसी जगह पर गिर जाता है जिससे कि छत का थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता है और आवाज हो जाती है, जिससे देखकर वो डर जाता है। और तो एल्डर टोंग है और हमारे एमसी तो शांत करने के लिए कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आखिरकार इतना शोर क्यों मचा रहे हो। लेकिन वो कितना भी शांत करने की कोशिश कर ले, उनका राज ऑलरेडी खुल चुका है और कोई बाहर निकलते हुए कह रहा होता है कि कौन है वहां पर। और एल्डर टोंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचा हुआ है, लगता है कि अब हमें करना ही होगा। फिर अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जो दुश्मन की संख्या है वो कम से कम 3 तो होगी ही होगी, हम लोग इन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और तभी जो एल्डर टोंग होते हैं वो अपने एक मुक्का उस छत पर मार डालते हैं ताकि एक गड्ढा खोदकर नीचे जा सके, और वह छत छोड़कर आसमान से ऊपर कूद जाते हैं जैसे कि कोई साला सुपरमैन कूद रहा हो उस घर के अंदर। और वो कितनी पोजीशन में आकर गिरते हैं भाई, ये हीरो की पोजीशन तो देखो भाई, तीनों की तीनों किसी पोजीशन में कूदे हैं, वो भी किसी के घर की छत तोड़ के। और जब वे तीनों की तीनों इस तरीके से नीचे आने लगते हैं तो वो बंदा कहने लगता है जितने भी अंदर खड़े होते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में इस तरीके से घुसने की। और तभी हमारा एमसी नोटिस करता है, तो काउंट करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर लोगों की संख्या तो कम से कम 5 है, 5। और जब एल्डर टोंग को पता चलता है कि ये तो कुछ जाने पहचाने लोग हैं, तो वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम दोनों घोस्ट हेड पंडित के जो ग्रुप है उनका पार्ट हो क्या? तुम तो हमारे क्विंगी टाउन के हीरोज हो, हीरोज। और तभी उनके नाम में बताने लगता है कि आयरन मेडन यू ली हुआ और ट्रेसलेस ब्लेड यू फेंग। तभी जो बुड्ढी होती है वो उससे कहने लगती है अपने साथियों से कि जल्दी से जाओ और इन सभी को यहीं पर मार दो, हम इन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते। जब हमारे एल्डर को पता चल जाता है तो वो शॉपिंग से कहने लगते हैं कि मैं इन 2 मिनियंस को तुम पर छोड़ता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनसे निपट लोगे। और मैं जाकर उन दोनों लोगों से निपटता हूँ, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। और वो समझ जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं कहने लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो दांग ताओ है वो ऑलरेडी बाकी लोगों को नोटिफाई कर दिया है, हमारा बैकअप जल्दी यहाँ पर आता होगा। और हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है ये बात सुनने के बाद कि चीफ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो रिमेनेंट है जो कि इस गोश्त हेड पंडित ग्रुप के जितने भी यहाँ पर चुपकर बैठे हुए हैं, अगर हम इन्हें पकड़ लेते तो हमें काफी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट मिलेगी, जिससे पहले कि वो लोग आ जाए उससे पहले मैंने पकड़ना होगा। मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पर कोई मदद करने के लिए आ रहा हो हमारी या फिर चीफ गो, जहाँ तक कि जो टोंग एल्डर टोंग है वो बस इन्हें ट्रिक करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं ताकि जो लोग घबरा जाएं। ये बात इस चाल में जो लोग जो ये प्लान करने में लगे होते हैं एल्डर टोंग, उसमें ये लोग सच में फंस जाते हैं। तभी जो बुड्ढी होती है उससे कहने लगते हैं कि हमें जल्दी जल्दी इन्हें पकड़ना होगा, हमें जाने नहीं दे सकते यहाँ से। और तभी सभी के सभी लोग मिलकर आपस में फाइट करना वहीं पर चालू कर देते हैं, उनकी धमाकेदार वहीं पर फाइट होती है। तो उनमें से एक साथी वहां पर फाइट करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो यू ली हुए है और उसका जो बेटा है वो यहाँ पर इन्हें रोकने में कामयाब रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को पकड़ने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से भागना होगा बचकर। लेकिन जैसे ही वो बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है तो हमारा एमसी उसकी आंखों के सामने आ जाता है, वो भी फुल स्पीड में आने के बाद उसको वहीं पर रोक लेता है। ये देखकर फिर बंदा वहां पर डर जाता है बहुत, और तभी वहां पर एक वाइप का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ जल्दी से, फटाफट से पहली फुर्सत में। और हमारा एमसी इसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, और उसकी जो वाइप्स होती है जहां जहां लग रही होती है वो जगह टूटने चालू हो जाती है। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी जाकर उस वाइप को पकड़ लेता है ताकि वो उसको रोक सके। लेकिन उसकी पावर वाकई में होती है बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे एमसी को भी कम नहीं समझना, वो भी पावरफुल है और उसकी वाइफ को जैसे पकड़ लेता है तो सामने वाला बंदा अपनी वाइफ को वापस नहीं छुड़ा पाता, और उसी वाइफ का इस्तेमाल कर कर उसको घसीटना चालू कर देता है हमारा एमसी, और अपनी तरफ खींचकर वापस से पीछे फेंक देता है उस बंदे को, जिसको देखकर उसके हाथ से वह वाइफ छूट जाती है और वह सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हमारे एमसी उसकी वाइफ को छुड़ाने के बाद अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कांड हो गया बड़ा वाला। और तभी हमें एक स्वॉर्ड आती हुई दिखाई जाती है जिससे कि वो अटैक रुक जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि वे उस बंदे ने हमारे एमसी के स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं, जो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई होती है देखते देखते, और हमारा एमसी भी इसको देखकर घबरा जाता है। और जैसे ही वे बंदा पीछे हट जाता है तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जो वेपन है वो कोई सुपीरियर वेपन नहीं है, लेकिन मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी जो वेपन है वो इसके स्मेल डॉगर से इतनी आसानी से टूट जाएगी। ये चीज तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। जब इसकी स्वॉर्ड टूट जाती है तो सामने वाला बंदा काफी खुश होने लगता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम अपनी इस टूटी फूटी स्वॉर्ड से कैसे फाइट करोगे मुझसे, और मैं तुम्हारे चेहरे के अच्छी तरीके से नोचूंगा, बिल्कुल चेहरे के बाहर की एक एक कण को निकाल लूंगा उसमें से। और जब वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो बंदा, तो हमारा एमसी भी इस मौके का फायदा उठाने लगता है, और तभी वे ब्लेड ऑफ एग्जीक्यूशन फाइनल फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और डायरेक्टली उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसको चोट लग जाती है और वो बंदा चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड को ब्रेकन स्वॉर्ड कहने लगते हो, लेकिन मेरे लिए जो टूटी स्वॉर्ड ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। और वह बंदा और उसका डैगर वहीं पर जाकर गिर जाता है, और हमारा जो एमसी होता है सबसे पहले तो उस डैगर को जाकर उठा लेता है और दूसरी तरफ देखता है कि किस तरीके से शाओपिंग वहां पर उन दोनों को संभालने में लगा हुआ है। 2 मिनियंस उसके बिना किसी परेशानी के संभाल लेगा, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात करें एल्डन टोंग के बारे में तो उन्हें काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। तभी हमें उसकी छड़ी दिखाई जाती है उस बुढ़िया की, जिससे कि वो फाइट कर रही होती है,
और तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से एल्डर टोंग को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि उसका पावरफुल अटैक होता है। इसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया है, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी वे बुढ़िया अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर कर एल्डर टोंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एल्डर टोंग वहां से जंप कर बचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पीछे से वो टकला आने लगता है जो कि उसका बेटा होता है, और अब एल्डर टोंग के पास कोई भी बचने का रास्ता नहीं होता। और तो मन में सोचते अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगता है कि ये तो खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं यहाँ पर इस तरीके से मारा जाऊंगा। और जब इतना चल ही रहा होता है तभी वहां पर एक उड़ती हुई स्वॉर्ड टूटी फूटी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और वो स्वॉर्ड डायरेक्टली उस टकले के पास जाकर लगने लगती है। लेकिन वो टकला उस अपनी स्वॉर्ड से उस टूटी हुई स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर हमारा एमसी बीच में कूदता है और एल्डर टोंग से कहने लगता है कि हम एक एक बंदे को चुन लेते हैं, तुम एक बंदे से फाइट करो इस बुड्ढी से, मैं इस टकले से निपटता हूँ। लेकिन वो बुड्ढी भी कहाँ हार मानने वाली, वो उससे कहने लगती है, उसको मारते हुए अपनी छड़ी से कहने लगती है कि तुम तो वाकई बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो ब्रैट, तेरी हिम्मत कैसी मुझसे निपटने की। हमें पता चलता है कि हमारा एमसी इस बुढ़िया से निपटने में लगा हुआ है, और जब बुढ़िया हमारे एमसी पर अटैक करती है तो हमारा एमसी भी कूद पड़ता है उसके अटैक्स पर। और जब बुढ़िया उसकी अटैक्स को झेलती है तो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि आखिरकार इस बंदे ने मेरे इस स्टील स्टाफ को कम्प्लीटली कैसे रोका। लगता है कि इस बंदे के पास वाकई में स्किल्स मौजूद है, और हम जो फाइट करने में लगे हुए हैं जिससे कि बहुत ज्यादा शोर मच चुका है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा पहली फुर्सत में। और तभी भी बुढ़िया फिर से अपनी छड़ी घुमाते हुए कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि तुम आखिरकार मेरे जो 200 पाउंड की स्टील स्टाफ है और तुम्हारे जो स्मॉल डैगर है उनमें से कौन जीतता है। और तभी वो उस छड़ी का इस्तेमाल करने लगती है हमारे एमसी को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका स्टाफ उस हमारे एमसी के चेहरे पर लगता है तो वहां पर सिर्फ धुआं और हवा के अलावा कुछ नहीं होता। और वो बुढ़िया जैसे ही देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो कुछ ऐसा देख लेती है जो कि बहुत ज्यादा शौके वाली बात होती है। तभी हमारा एमसी अपने डैगर से रोकते हुए उससे कहने लगता है कि बस तुम्हें बस इतनी ही औकात थी, तुम बस इतना ही कर सकती हो, अभी तो तुम बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही थी मेरे सामने। और हमारा एमसी बिना किसी परेशानी को उसको रोकने में कामयाब होता है। लेकिन जब बुढ़िया देखती है कि उसके अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया जा चुका है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि आखिरकार ये पतला दिखने वाला ब्रैट इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ रही है, यहाँ तक कि मेरा जो स्टील स्टाफ है वो भी इसे चोट पहुंचा नहीं सकता। और इस सिचुएशन को देखते हुए हमारा एमसी खुश होता है और कहने लगता है कि भले ही इस बुढ़ी की शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो कनिंग वुमेन है वो मेरी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी है। तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है, उसके हाथ में उसका स्टील स्टाफ होता है तो वो अपनी डिवाइन एंटेंगल हैंड का टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके डैगर को घुमाने लगता है, जिससे कि उस बुढ़िया के हाथ में जो स्टाफ होता है वो उसके हाथों से छूट जाता है और वह स्टाफ डायरेक्टली हमारे एमसी के पास जाने लगता है। और हमारा एमसी उसके स्टाफ को छुड़ाने के बाद कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो। और उसके बाद वह वन कैरेक्टर लिंक्ड पंच का इस्तेमाल करने लगता है उसे मारने के लिए, और तभी एक जोरदार पंच मारता है और उसके इतने ज्यादा जोरदार पंच मारने के कारण वो बुड्ढी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। तभी टकला जोरदार चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मदर मदर आपको क्या हुआ है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है एल्डर टोंग से फाइट करने के दौरान। अब इसके पास बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो चुका है जहाँ पर दोनों तरफ से वो घिर चुका है, अब क्या करे, और उसके पसीने छूटने लगते हैं घबराहट के कारण। सबसे पहले तो वो एल्डर टोंग के अटैक को पीछे रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे देखकर एल्डर टोंग सरप्राइज होने लगते हैं, और वह टकला वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर एल्डर टोंग चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा हमसे बचकर भाग रहा है, हमें इसे पकड़ना होगा यहीं पर। तभी हमारा एमसी भी यहाँ पर बहुत चालाक निकलता है और अपना डैगर निकालते हुए उससे कहने लगता है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं भाग सकते। और तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो बंदा वहां से टकला भागने की कोशिश कर रहा था उसके मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि एक अटैक डायरेक्टली अगर उसके पीठ पर लगता है। और दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो एल्डर टोंग है वो उसके पास आकर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे की गर्दन के 2 टुकड़े कर देते हैं और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है, जहां पर उन लोगों ने सभी को निपटा दिया है, वो भी बिना किसी ज्यादा परेशानी के, ज्यादा फाइट किए हुए। और सारी की सारी सिचुएशन निपटने के बाद यहाँ पर हमारा एमसी से पूछ लगता है कि आपकी जो चोट है वो कैसी है एल्डर टोंग। तभी एल्डर टोंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी घाव है, जल्दी भर जाएगी। और सारी की सारी सिचुएशन निपटने के बाद वो कहने लगता है कि इस बार का जो कमोशन है, आई मीन जो शोर मचाया हुआ है वो बहुत ज्यादा था, जहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना चाहिए और पूरी पूरी जगह को साफ कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा जो सामान है जो हम लूटने वाले हैं हम लोग उनको रिवॉर्ड के तौर पर नहीं दे सकते। और तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि ऑफिशियल्स वहां पर आ जाते हैं और 3 लोगों को मरा हुआ दिखाया जाता है। ये देखने के बाद जो ऑफिशियल वाला बंदा होता है उससे कहने लगता है लेकिन जो यू लियू है और जो यू फेंग है ये लोग तो बस एक ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन है, तो आखिरकार वहां पर हम लोग इन्हें क्यों जांच कर रहे हैं, उनकी जांच क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद एल्डर टोंग उससे कहने लगता है कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग इनोसेंट लोगों को चोट पहुंचाए या फिर उन पर अटैक करें। तभी उन्हें कुछ लेटर देते हुए एल्डर टोंग कहने लगते हैं कि ये वह लेटर्स है जो कि ये लोग उन गोस्ट हेड बंडिट्स के साथ एक्सचेंज करने में लगे हुए थे, ये मदर एंड बेटे। इसको देखने के बाद जो ऑफिशियल होता है उसे कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये दोनों के दोनों गोस्ट हेड बंडिट्स के साथ मिले हुए थे, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अंदर तक छुप कर बैठे हुए थे अपने राजेस को, बाकियों के बारे में क्या। तभी एल्डर टोंग एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है वो वांग जब 5th
इन कोयंगी मतलब हमारे इस कोयंगी टाउन में बांग द फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। और तभी अपना हाथ उसकी तरफ जाते हैं, उसके चेहरा हटा देते हैं जो मास्क पहना हुआ था उस बंदे ने। और तभी उस बंदे की सच्चाई बाहर आ जाती है और बताने लगता है कि एक्चुअली में देखा जाए तो इस बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं बी युआन है, जिसे हम फेस रीपर के नाम से भी जानते हैं। तभी हमें ली यांग सेट के चीफ इंटरनल अफेयर के जांग जी योंग को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था कि तुम लोग इन 3 स्किल्ड मास्टर को इतनी आसानी से हराने में कामयाब रहोगे ब्रदर टोंग। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम एक्सटर्नल बोर्ड रिफाइनमेंट की स्टेज पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो? ये बात सुनने के बाद एल्डर टोंग उससे कहने लगता है कि वहां तक पहुंचना भी बहुत दूर है मेरे लिए। लगता है कि चीफ जांग जी सारी की सारी जो सिचुएशन हुई है वो बाय जीरो की मदद से हुई है, इसका शुक्रिया बहुत बहुत। और जब ये बात उसे पता चलती है कि हमारे एमसी ने इसको हराने में इसकी मदद की है, तो मन में सोचता है, कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जो बाय जी है वो एक्चुअली में इतना ज्यादा पावरफुल है। जो मैच होने वाला है इसके बीच में और जो ली जंगुरी के बीच में कल, वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये काफी ज्यादा हार्ड प्रिडिक्ट करना कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतेगा। और दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचता हुआ कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी एडवांस एक्सटर्नल बोर्ड रिफाइनमेंट स्टेज पर काफी समय पहले पहुंच चुका हूं, और तो और सारी की सारी टेक्निक्स को मेथड्स को कंबाइन करने के बाद और सारी की सारी टेक्निक को सीखने के बाद मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा प्योर एंड कंसंट्रेट हो चुकी है। अगर मैंने सच में अपनी एबिलिटीज को छुपाने के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, जहाँ तक कि मैं इन सभी के सभी लोगों को अकेले निपटने में कामयाब रहता। और मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि इस मिशन के दौरान मुझे 3000 सोल पॉइंट्स मिले हुए हैं, और इसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी शाओदिंग उससे पूछने लगता है कि चीफ जांग, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि इस बार के मिशन के दौरान हमने कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट को हासिल किया है, क्या हमें बता सकते हो आप? तभी चीफ जंग वहां पर कैलकुलेशन करते हुए कहने लगते हैं कि सबसे पहले तो 2 मिलियन के बदले में तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं, और हमारे तो आपकी जो एबिलिटीज हैं इसकी एबिलिटीज देखकर और इस फेस रीपर की, इसे हम लोग स्मॉल बॉस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन जबकि जो ये मतलब ये जो बंदा है वू योंग का ब्रदर है, तो मैं भी इसे बिग बॉस की तरह मानूंगा। और बात करें इस यू मदर और पेटे के बारे में, तो अभी इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि इनकी रैंक्स क्या होने वाली है पूरे के पूरे गोस्ट हेड बंडेज ग्रुप में। तो मैं इनको भी अभी स्मॉलेस्ट बॉसेस के तौर पर तुम्हें सिलेक्शन बता देता हूँ। और बात करें इन पांचों के टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में, तो वो कम से कम 700 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। और मैं तुम्हें ये डिसाइड करने का मौका देता हूँ कि तुम किस तरीके से इन पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये बात सुनने के बाद एल्डर टोंग खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीफ चैंग। और तभी जो एल्डर टोंग होते हैं वो दोनों से कहने लगता है कि हमें अब यहाँ से जल्दी हमारे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि शायद हमें वो चीजें काफी ज्यादा अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन साउथ यांग कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अगर एल्डर टोंग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर। हमें लगा था कि हमने ऑलरेडी इस प्लेस को लूट लिया है पूरी तरीके से, और तभी भी लोग भागकर कहीं जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी से क्या लगता है कि एल्डर टोंग, क्या आप यहाँ पर उन दोनों यानी कि उस मदर और बेटे के पैसों के बारे में बात करने में लगी हुई हो? तभी एल्डर टोंग हंसते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शातिर निकले। तभी एल्डर टोंग बताने लगते हैं कि जबकि वो पूरी की पूरी फैमिली में सिर्फ वही दोनों बचे हुए थे, और वो दोनों अब जबकि मारी जा चुकी है, तो यहाँ पर उनका पैसा है वो घर में सिर्फ बर्बाद हो जाएगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैंने वहां पर कांस्टेबल जू के लोगों को सीक्रेटली वहां से भागते हुए देखा था। ये बात सुनने के बाद एल्डर चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर हम किस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हैं। तभी हमारा एमसी चिल्लाता है, हमें शॉपिंग चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि एल्डर टोंग, आपकी जो चोट लगी हुई है आपको इसे तो हील कर लेना चाहिए ऑलरेडी। और तभी अगले ही पल वो लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं, और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो काफी सरप्राइज हो जाता है एल्डर टोंग, और कहने लगता है शॉपिंग इसको देखते हुए, किसे पता था कि जो ओल्ड हैग है वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी इस जैसी जगह में। यहाँ का जो कोर्टयार्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्टनिंग है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी एल्डर टोंग से कहने लगते हैं कि यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कोई हमसे पहले यहाँ पर आ चुका है? और हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले ही कांस्टेबल जू आ चुका है। तभी एल्डर टोंग मुझसे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो रहे हो बेटे, बहुत तेज हो। तभी वे कांस्टेबल हंसता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग भी तुम्हारी ही तरह हैं, तुम भी आएगा यहाँ पर। तभी एल्डर टोंग हमारे एमसी से कहने लगता है, शॉपिंग से कहने लगता है कि अब हमें दूसरी साइड पर सर्च करना होगा, क्योंकि ये लोग तो वहां पर सर्च करने लगे हैं ऑलरेडी। तभी हमारे एमसी की नजर एक स्टेचू पर जाती है, जिसमें से बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक ऑरा निकलने में लगा हुआ होता है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा, क्या हो सकता है ये चीज? जहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि डैम इट, हम लोग वाकई बहुत ज्यादा लेट थे, उन लोगों ने सारा का सारा स्टेप हमारा लूट लिया है। तभी कांस्टेबल कहने लगता है कि तुम लोग वाकई में इतनी जल्दी जाने में लगे हुए एल्डर टोंग? तभी एल्डर टोंग उससे कहने लगते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ छोड़ा भी तो नहीं है यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल वाली चीज है। और कांस्टेबल जू, ये बात सुनने के बाद कांस्टेबल जू से कहने लगता है कि आखिरकार आप किस बारे में बात करने में लगे हुए एल्डर टोंग? हम लोग तो यहाँ पर क्रिमिनल का जो असिस्ट है सामान है बस उसे इकट्ठा करने के लिए आए हुए हैं। भाई लुटेरे हैं साले, सबके सब लुटेरे हैं, दुनिया बिल्कुल बिगाड़ चुकी है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कांस्टेबल जू का साथी होता है, वो उससे कहने लगता है कि बॉस, क्या हम लोग इन्हें इस तरीके से जाने देंगे? क्या होगा अगर ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी नजर वाले बंदे नहीं हुए और हमारे साथ इन्होंने कुछ करने की हिम्मत की तो?
और तभी वहां पर जैसे ही वो कांस्टेबल वगैरह अंदर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरे के पूरे रूम को तो हमारे एमसी और एल्डर टोंग की टीम ने साफ कर दिया है रे बेड़ू। यानी कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, खत्म बोले तो फिनिश। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग सरप्राइज होते हैं, कहने लगते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या देख लिया हमने। और वह लोग बाकी के सामान को उजक उजक कर देखने लगते हैं, मतलब देखने लगते हैं खोल खोल कर कि यहाँ पर कुछ बचा हो भाई, कुछ मिल जाए गरीब को। लेकिन भाई इनको चूना लग चुका है क्योंकि हमारे एमसी और एलेटोंग ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया है। तभी जो कांस्टेबल जो होता है उससे कहने लगता है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि वे लोग बिना फाइट किए हमसे इतनी जल्दी फटाफट पहली पोजीशन में निकल गए थे। तो आप समझ में आया इस बार का जो लॉस है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है। इस लॉस को हम लोग इतनी आसानी से पूरा भी नहीं कर सकते। और जो डब्बा उसने पकड़ा हुआ था वो खाली निकलता है तो वो गुस्से में आकर उस डब्बे को नीचे ही फेंक देता है। बात तो माननी पड़ेगी, इस गवर्नमेंट में इतना ज्यादा करप्शन है कि क्या ही बोलो। और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप सभी को अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको कम से कम 1000 लाइक जल्द से जल्द करवाने होंगे। 1000 लाइक से पहले मैं नया पार्ट नहीं अपलोड करने वाला। और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि जहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि जो अनसब्सक्राइबर वाले व्यूअर्स हैं वो 60% तक है और सब्सक्राइबर्स वाले सिर्फ और सिर्फ 40% तक है। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो आप सभी से, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट कर हमें अपना फीडबैक दोगे तो हम वीडियो अच्छी तरीके से और जल्दी डालेंगे। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरा टारगेट है 1000 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। अगर ये करवा देते हो तो पार्ट्स आ जाएंगे नए वाले आगे वाले। तो उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग इतना करवा ही दोगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को आई मीन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना यार, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, समझ गए ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वही कर देना जो मैं कहने में लगा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायनोरा एंड साइनिंग आउट। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से रहिएगा। जल्दी मिलेंगे हम लोग। हमारे चैनल को बस देखते रहिएगा, अगले दिन वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। बाय बाय।